हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि इसके पहले जो वीडियो आपको मिला होगा वो एक मोटिवेशन का वीडियो था, और अभी जो हिंदी मैंने वहाँ पे छोड़ रखा था, और हिंदी जहाँ पे छोड़ रखा था यानी कि संधि चैप्टर चल रहा था, और संधि में लास्ट वाली संधि जो बची है विसर्ग संधि, वही टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। और इस टॉपिक में देखते हैं कि कैसे विसर्ग संधि को हम संधि विच्छेद करते हैं, या विसर्ग संधि क्या होती है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, यानी कि परिभाषा जानेंगे कि विसर्ग संधि होती क्या है। चूँकि पहले व्यंजन संधि हो चुकी है, स्वर संधि हो चुकी है, तो व्यंजन संधि में ये था कि व्यंजन के बाद, यानी कि किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे व्यंजन संधि कहते थे। लेकिन अब विसर्ग आ गया, तो विसर्ग के बाद, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विसर्ग का डेफिनेशन, यानी कि विसर्ग का जो विसर्ग की जो परिभाषा है वो ये है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग आप लोग समझ रहे हो कि विसर्ग किसको कहा जाता है, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात किए थे विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग ऐसे होता है, इसको विसर्ग बोलते हैं, अनुस्वार ऐसे होता है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, विसर्ग की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, डेफिनेशन इसका ये है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, या स्वर या व्यंजन आए और उससे जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। तो हम बात करते हैं विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, या उसको अच्छे से समझिएगा तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले नियम की हम बात कर लेते हैं। तो पहला नियम है नियम 1, यानी कि नियम 1। नियम 1 क्या है? नियम 1 में ये कहा गया है, यदि ये वाला स आधा स, ये वाला स आधा स, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये जो स है, तीनों स के बाद कोई अघोष व्यंजन आए, अघोष व्यंजन आए। अब अघोष से मतलब क्या है? जब मैं वर्णमाला आपको पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था, यानी कि एक चीज़ बताई गई थी आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ क, ख, ग, घ और अंग। अब यहाँ से लेकर और पूरा प वर्ग तक, यानी कि प से लेकर म तक के बीच में ये जो शुरू में जो दो हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ और प, फ, ये जो शुरू के दो होते हैं, इन्हीं को हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। यानी कि पांचों वर्गों में जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है, इसमें दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आएगा, जैसे च, छ आएगा, ट, ठ आएगा, ड, ढ, ट, ठ आएगा, उसके बाद त, थ आएगा, फिर प, फ आएगा, इन दोनों को अघोष बोला जाता है। तो नंबरिंग मैंने आपको वर्णमाला में समझाया था कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, फिर ये 3, ये 4, ये 5। तो इन तीनों को क्या बोला जाता था? सघोष बोला जाता था, सघोष व्यंजन। और इन दोनों को बोला जाता था अघोष व्यंजन, इनको अघोष बोलते हैं। तो बात यहाँ हो रही है कि यदि स के बाद कोई अघोष व्यंजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अघोष व्यंजन या कोई अघोष व्यंजन या 1, 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि स के बाद कोई अघोष व्यंजन या 1, 2 आए तो संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद
करते समय इन स की जगह पे जो ये स है इसको हटा दिया जाता है, यानी कि आधे स को हटा करके आए तो संधि विच्छेद करते समय इन तीनों स के, इन तीनों यानी कि स और स की जगह विसर्ग लगा देते हैं। विसर्ग लगा देते हैं। इसका डेफिनेशन यानी कि नियम नंबर जो पहला कह रहा है, इसको ट्रिक भी आप समझ लीजिए कि स के बाद कोई अघोष व्यंजन 1 2 यानी कि क ख च छ जो भी आएगा, दो जो अघोष व्यंजन होते हैं आए तो संधि विच्छेद करते समय इन तीनों स जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स की जगह पे विसर्ग लगा देते हैं। तो विसर्ग कैसे लगा देते हैं तो इसको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दूं उदाहरण स्वरूप निश्चल, निश्चल। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आधा स लगा हुआ है, ये जो है आधा स होता है। आधा स जैसे इसकी बात हो रही है, आधा स लगा हुआ है। अब इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो मैंने क्या कहा, और ये अघोष इसके बाद कौन सा है, ये छ जो है, ये छ है, ये अघोष ही तो है। देखिए च के बाद छ आता है, दूसरे नंबर का है, तो ये अघोष आया। तो मैंने क्या बोला कि स के बाद कोई अघोष व्यंजन या 1 2 आए तो संधि विच्छेद करते समय इन तीनों स की जगह पे विसर्ग लगा देते हैं। यानी कि इस तीनों स में से कौन सा आया, तालाब स आया, तो तालाब स की जगह जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आएगा निह धन छल। समझ में आ गया होगा कि इस छ की जगह पे विसर्ग, ये वाला विसर्ग आ गया। ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे देख लीजिए, ये वाला विसर्ग कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि इस छ की जगह है। ये विसर्ग कहाँ पे आ रहा है, तो स की जगह आ रहा है। तो इसका नियम नंबर पहला है कि स के बाद अगर कोई अघोष व्यंजन 1 2 आए तो संधि विच्छेद करते समय इन तीनों स की जगह पे विसर्ग लगाकर उसको संधि विच्छेद किया जाता है, यानी कि विसर्ग लगा देते हैं। क्लियर हो गया होगा। आप एक और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया निस्तेज, आप देख सकते हैं अब दंत्य स आ गया। अब निस्तेज की जगह क्या होगा, वही हो जाएगा, निह धन तेज हो जाएगा। इस स आधे स की जगह पे क्या हुआ, विसर्ग आ गया। वैसे ही अगर एक और एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे मैं लिख दूं निष्फल, आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें अब कौन सा स आ गया, ये वाला आधा स आ गया। अब निष्फल को भी ऐसे कर सकते हैं, निधन फल, निष्फल, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि ये जो है अघोष और सघोष वर्णमाला अगर आप नहीं समझे हैं तो ये संधि समझ में नहीं आने वाली है। और अगर वर्णमाला समझना है तो मेरी पिछली वीडियो जो है वर्णमाला से संबंधित, आप उसमें जाइएगा, और जो वर्णमाला में जब जाइएगा तो पहला जो वीडियो है उसमें नहीं, सेकंड पार्ट में आप देखिएगा तो इससे संबंधित आपको वीडियो वो मिल जाएगी। यानी कि उस वीडियो में इन सब का वर्णन है, किसको सघोष, किसको अघोष, किसको अल्प प्राण, किसको महाप्राण बोला जाता है, कुछ और भी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलेंगी। तो वहाँ से आप समझ के इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं कोई आप नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं पीछे जा करके, हमारी पिछली वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको नियम समझ में आया होगा और इसका उदाहरण भी आप देख चुके हैं कि बिल्कुल कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ स की जगह विसर्ग आया, इस स की जगह विसर्ग आया, इस स की जगह विसर्ग आया। अब अगर मान लीजिए कि अगर लिख दूं दुशासन, तो दुशासन ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये आधा स होता है और ये पूरा स भी होता है और ये स के बाद न होता है। तो दुशासन में अब कैसे होगा, अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि इस स के बाद अगर कोई अघोष आए तो इसमें अघोष तो है जी, ये स क्या है, ये अघोष, स भी अघोष में ही आता है। तो नहीं, ये वाला स, ये वाला स भी अघोष में आता है, ये वाला भी स भी अघोष में आता है। तो पहला इसको देखते हैं, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा दुह, इस स की जगह विसर्ग आएगा, दो धन और शासन हो जाएगा। बस यही समझना है। आप इस स को लेकर के कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डबल स है कि आधा स ये लगा हुआ है और पूरा स ये लगा हुआ है, तो सिर्फ इसकी जगह पे विसर्ग लगाना है।
क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए अगर मैं बोल दूं, एक और एग्जांपल समझिए, निर्बल, निर्बल नहीं, आप ऐसे निसंदेह, निसंदेह नहीं, आपको एक निश्चल हो गया, निष्प्राण कर देते हैं, निष्प्राण। तो इसका क्या होगा, निष्प्राण में क्या होगा, अब इस स की जगह विसर्ग लग जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निधन प्राण हो जाएगा। क्लियर। आप बस इसको ध्यान में रखना है कि क ख जो है अघोष है, इसको ध्यान में रखना है। सिर्फ ये अगर ध्यान में रखिएगा तो ये गलत नहीं होगा। और ये वाला स आपको पता ही है कि उसकी जगह विसर्ग लगाना है। तो ये था नियम नंबर पहला। अब दूसरे नियम देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है इस विसर्ग संधि में। तो नियम नंबर 2 यानी कि इसको ट्रिक बोल सकते हैं। नियम नंबर ट्रिक क्या है, यदि शस्य और शस्य आए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द में ये शस्य आए, तो इस आधे वाले स यानी कि ये स और इस स की जगह विसर्ग लगा देते हैं, यानी कि विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए नियम आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। यदि जिस भी शब्द में ये स ऐसे आधा स और पूरा स, ये आधा सा पूरा स, ये आधा सा पूरा सा आए, तो स की जगह विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद करते हैं। अब उदाहरण में आप जब देखिएगा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दुशासन, दुशासन देख लीजिए, स आया है, तो इस समय सिर्फ होना क्या है कि दु धन ह, इस आधे स की जगह विसर्ग लगाकर और शासन ऐसे ही लिख देना है। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस आधे स की जगह पे विसर्ग लगा देना है, पूरा सा ऐसे ही रह जाएगा, दुशासन हो गया। अब अगर मान लीजिए कि दूसरा अगर एग्जाम्पल लेंगे तो निस्संदेह, यानी कि निस्संदेह ऐसे होता है, निस्संदेह। तो यहाँ पे भी यही है, निह धन संदेह। संदेह को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, निह धन संदेह। उसके बाद मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल फिर है कि निस्वार्थ, निस्वार्थ। तो यहां पे अब ये मत सोचिएगा कि दो आधा आधा स आ गया तो क्या होगा। मैंने सिर्फ कहा कि इस वाले स, यानी कि पहला जो भी आधा स होगा, समझने की बात यहीं पे है कि अगर आधा स निस्वार्थ ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें पूरा स कहीं नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक जो नी है, नी के बाद ये आधा स जो है दंती स निस्वार्थ, इसमें स की जगह विसर्ग आके और उसके बाद स्वार्थ ऐसे हो जाएगा, निस्वार्थ। तो आप देख सकते हैं कि चेंजिंग कैसे हो रहा है। तो ये था विसर्ग संधि का दूसरा ट्रिक, यानी कि दूसरा नियम। आप किताबों से और भी ज़्यादा एग्जाम्पल देख सकते हैं और प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं नियम नंबर 3 की। जो विसर्ग संधि में नियम तीसरा आ रहा है वो देख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है संधि का और बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझ रखिएगा तो हो सकता है, कर सकते हैं उसको। नियम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नियम नंबर 3 क्या कर रहा है। नियम नंबर 3 में है, यदि ओ के बाद, यदि किसी शब्द में ओ के बाद, ये वाला ओ है, ओ के बाद
यदि ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन आए, ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन आए, सघोष व्यंजन यानी कि सघोष व्यंजन 3, 4, 5 जो मैंने आपको पहले समझाया था, इसमें सघोष व्यंजन 3, 4, 5 आए तो क्या किया जाता है। सघोष व्यंजन 3, 4, 5 आए यानी कि कोई भी सघोष व्यंजन यानी कि ग, घ, अंग, च, छ को छोड़ के ज, झ, इया, ऐसा ये तीनों लास्ट के जो होते हैं यही होते हैं सघोष व्यंजन। और तो इसमें नियम में कह रहा है किसी शब्द में ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन 3, 4, 5 आए या य, र, ल, व, तो ओ की जगह विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। कैसे करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं वयोवृद्ध, क्या होगी संधि इसकी। मैंने बोला सिर्फ ओ की जगह, अब ओ क्या है इसमें तो देख लीजिए, मैंने इसकी बात की है सिर्फ मात्रा की, ये ओ की बात कर रहा है। यदि किसी शब्द में ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन 3, 4, 5 आए या य, र, ल, व, ह आए तो ओ की जगह विसर्ग लगाकर, विसर्ग मतलब क्या, ये वाला विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद, तो वो की जगह विसर्ग लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा वयः धन वृद्ध। आपको बस इतना ही समझना है, वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, यानी कि अब ओ की जगह विसर्ग लग गया। जैसे मैं लिख दूं मनोरथ, मनोरथ, यहां भी क्या होगा, इस वाले ओ की जगह क्या होगा, विसर्ग आएगा तो मन धन रथ हो जाएगा, मन धन रथ, मनोरथ। यशोधरा देख लीजिए, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे यशोधरा, यशोधरा तो क्या होगा। एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बात क्या इसमें हो रही है, ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन है, यानी कि पहला दो छोड़ के, यानी कि 1, 2 छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा है, यानी कि क, ख, ग, घ में से ग से लेकर के अंग तक आए, च, छ, ज, में से ज से लेकर इया तक आए, ट, ठ, ड, ढ में से ट, ठ को छोड़कर बाकी लास्ट के 3 सभी वर्गों में इसकी बात हो रही है कि कोई भी सघोष व्यंजन, तो सघोष में देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, व, मैंने य, र, ल, व की भी बात की है, चाहे ये भले सघोष हो या चाहे कुछ भी हो, य, र, ल, व की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे व आया है, यहाँ पे र, अब र को देख लीजिए, र भी आया है, यहाँ पे है नियम में। यशोधरा, अब ये क्या हो रहा है कि जो ध आ गया ये क्या है, सघोष में आता है, यानी कि त, थ, द, ध, न, लास्ट वाला सेकंड लास्ट है उस वर्ग का, तो ध आ गया तो ये सघोष हुआ, और बाकी ये सब तो आ ही रहे हैं। तो नियम में ये तो कह ही रहा है कि यदि किसी शब्द में ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन 3, 4, 5 आए या य, र, ल, व, ह आए तो ओ की जगह, किसकी जगह, इस ओ की जगह विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद करते हैं। तो यही तो हो रहा है, वयोवृद्ध में ओ की जगह विसर्ग लग गया तो वयः धन वृद्ध हो गया। मनोरथ में ओ की जगह ये विसर्ग लग गया, मना धन रथ हो गया। वैसे ही यशोधरा है तो यशोधरा में ओ की जगह फिर विसर्ग लग जाएगा तो यशः हो जाएगा, यशः धन धरा, यशोधरा। मनोज अगर लिखा जाए मनोज, तो अब इसमें कैसे होगा संधि विच्छेद, यहां भी तो वही चीज लगेगी, मन धन ज हो जाएगा मनोज।
तो समझने वाली बात यह है कि सिर्फ ओ की मात्रा जहाँ पे है वहीं विसर्ग लगा देना है, धन लगा के अगला जो है उसको लिख देना है एज इट इज, जैसा का तैसा, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसको कोई काट नहीं सकता है, पेपर में आपको आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओ की जगह पे विसर्ग लगा देना। तो विसर्ग संधि का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि जिस भी शब्द में ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन 3 4 5 आए या य और ल व ह आए तो ओ की जगह पे विसर्ग लगाकर संधि विच्छेद किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसका जो चौथा नियम है वो देख लेते हैं कि वो क्या। नियम नंबर 4 में ये है कि र के बाद, यानी कि आधा र के बाद, र के बाद कोई सघोष व्यंजन आए, कोई सघोष व्यंजन आए या य र ल व आए तो इस आधा र की जगह, आधा र की जगह विसर्ग लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए कैसे। आधा र, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया निर्बल या निर्झर लिख दिया, निर्बल निर्झर, तो कैसे होगा इसका संधि विच्छेद। मैंने बोला आधा र, तो आधा र तो ये भी होता है ऊपर में, आधा र तो ये भी होता है जिसको रेफ बोला जाता है। तो इसी र को हटाना है। तो एक चीज मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्वर संधि या वर्णमाला पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था, और स्वर संधि पढ़ा रहा था, व्यंजन संधि पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि जो अगर किसी अक्षर के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर र लगा, यानी कि र की मात्रा, आधा र की मात्रा लगी हुई है, तो वो र कब पढ़ा जाता है। जिस अक्षर पे र लगा है उस अक्षर के पहले उस र को पढ़ा जाता है। तो मान लीजिए कि मैं अगर निर्बल ऐसे लिखूं, निर्बल, देख लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस ब के ऊपर र लगा है, आधा र, तो इस र को कहाँ पढ़ा जा रहा है, ब से पहले। तो जिस अक्षर के ऊपर र लगा रहेगा उस र को उसी अक्षर के पहले पढ़ा जाता है। यानी कि निर्बल ऐसे भी लिखा जा सकता है, निर्बल, लेकिन सही अगर लिखा जाएगा तो निर्बल ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये ऐसे निधन बल हो जाएगा, निर्बल। बस र जैसे यहाँ नीचे आ रहा था, बस उसी र की जगह पे आपको विसर्ग लगा देना है। बात यही हो रही थी। निर्झर, तो निर्झर में भी यही होगा, निह धन झर हो जाएगा, निर्झर। मान लीजिए निर्झर हो गया। निर्माण अगर कह दें, निर्माण क्या होगा, निर्माण में क्या होगा आप देख लीजिए, निह धन माड़ हो जाएगा। या इसको नौ भी लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। नौ भी लिख सकते हैं और माड़ भी लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। निर्माण में निधन माने, यानी कि इस र की जगह ही क्या होगा, विसर्ग लगा करके इसको संधि विच्छेद किया जा सकता है। 4 नियम देखे, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें और भी कुछ नियम हैं छोटे छोटे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।